अध्याय 14 जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन, लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि सभी सजीव कोशिकाओं के बने होते हैं। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। आपने यह भी जाना था कि जंतुओं के अनिषेचित अंडे और पौधों के अंडाणु दोनों एक कोशिका हैं। पिछली कक्षाओं में आपने बीज बनने की प्रक्रिया का अध्ययन भी किया है। आपने शायद कभी न कभी एक निषेचित अंडे से पूरा जंतु और एक बीज से पौधा उगते देखा होगा। यदि अनिषेचित अंडा एक कोशिका है, क्या निषेचित अंडों में एक से अधिक कोशिकाएं होगी? क्या बीज भी कई कोशिकाओं का बना होता है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब तक प्रजनन की प्रक्रिया से बने निषेचित अंडे में विभाजन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, यह एक कोशिकीय अवस्था में ही रहता है। मनुष्यों में निषेचन के लगभग 2 से 30 घंटे में मादा के गर्भ में अंडा विभाजित होने लगता है। मुर्गी के अंडे में विभाजन की प्रक्रिया निषेचन के लगभग 3 घंटे में होती है एवं कई पुष्पीय पौधों में निषेचन के लगभग 24 घंटे में अंडे का विभाजन शुरू होता है। अंडे में विभाजन की प्रक्रिया के शुरू होने के लिए क्या निषेचन की कोई भूमिका है? प्रजनन के लिए क्या नर और मादा जीवों का होना अनिवार्य है? प्रजनन की प्रक्रिया से क्या हूबहू जनक जैसी संतानें उत्पन्न होती है? क्या प्रजनन जीव के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है? क्या प्रजनन योग्य बनने में वृद्धि और परिवर्धन की कोई भूमिका है? आइए इस अध्याय में प्रजनन व उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं के अध्ययन से इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसी भी जीव के जीवित रहने के लिए पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि और परिवर्धन जैसी जैविक प्रक्रियाएं जरूरी है। प्रजनन ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। प्रजनन की अनिवार्यता का संबंध जीवों के जीवित रहने से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, परंतु किसी भी प्रजाति के अस्तित्व के लिए उस प्रजाति के जीवों में प्रजनन की क्षमता होना अनिवार्य है। इन सभी जैविक प्रक्रियाओं का आपस में नियंत्रण एवं समन्वय जरूरी है। आइए हम ऐसी संरचनाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन मुख्य रूप से मनुष्य व पौधों में करें जो प्रजनन, वृद्धि व परिवर्धन से जुड़े हों। 14.1 मनुष्य में प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। मनुष्यों में नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग पहचाना जा सकता है। ऐसा ही कई अन्य जीवों में भी होता है। आइए प्रजनन में नर और मादा की भूमिका को समझने का प्रयास करें। 14.1.1 प्रजनन, नर और मादा की भूमिका। निषेचन की प्रक्रिया से लेकर बच्चे के शरीर के संगठन व संपूर्ण विकास में मनुष्य, नर और मादा की भूमिका होती है। प्रजनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा की भूमिका होती है लैंगिक प्रजनन कहलाती है। मनुष्य का जीवन एक कोशिका से शुरू होता है। इस कोशिका की संरचना और कार्य के बारे में कई सालों से लोगों में कौतूहल बना रहा। लोगों के मन में कुछ इस प्रकार के सवाल थे। क्या मनुष्य की प्रजनन संबंधी कोशिकाओं में एक छोटा मनुष्य पहले से ही है? क्या मनुष्य बनने के सभी कारक नर से आते हैं और मादा में सिर्फ बच्चे बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है? हजारों सालों से लोगों में इन सवालों पर मतभेद बना रहा। 17वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने अंडे को ही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना, पर सवाल यह था कि नर जीव या नर जनन कोशिका की क्या भूमिका होगी। सूक्ष्मदर्शी के विकास से जब कोशिकाओं का गहराई से अवलोकन होने लगा तो उनमें कोई छोटा मनुष्य नजर नहीं आया, बल्कि यह देखा गया कि नर जनन कोशिका पूंछ वाली छोटी सी संरचना होती है जिसमें केंद्रक एवं बहुत कम मात्रा में खाद्य संसाधन होते हैं। मादा जनन कोशिकाएं बड़ी होती है एवं उनमें केंद्रक और काफी मात्रा में खाद्य संसाधन होते हैं। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक शिल्डन, शॉन और विर्चाउ ने महज 200 साल पहले जनन कोशिकाओं के अध्ययन से इन बातों की पुष्टि हुई। उन्होंने नर और मादा जनन कोशिकाओं के केंद्रक के संयोजन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने सुझाया कि नर और मादा के जनन कोशिकाओं की एक जैसी भूमिका होती है क्योंकि यह दोनों कोशिकाएं हैं। इन्हीं दिनों यह भी स्पष्ट हो रहा था कि इन्हीं कोशिकाओं के जरिए माता और पिता के लक्षण बच्चों तक पहुंचते हैं।
इन्हीं कोशिकाओं के केंद्रक में लक्षण के कुछ कारक होते हैं जिनके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक माता पिता के लक्षण पहुंचते हैं। इन कोशिकाओं को युग्मक गैमेट्स कहा गया। युग्मकों के संयोजन से बनी कोशिका को युग्मनज जायगोट कहा गया। युग्मनज में माता और पिता के जनन कोशिकाओं के आनुवंशिक पदार्थ एकत्रित होते हैं और एक नया केंद्रक बनता है। इसी केंद्रक में संतान के पूर्ण गठन का निर्देश होता है। युग्मनज बनने में नर और मादा की भूमिका हमें कई जीवों में नजर आती है। इस प्रकार के जीवों में नर या मादा के शरीर के गठन अलग अलग होते हैं या एक ही शरीर के अलग अलग हिस्सों में नर और मादा जननांग पाए जाते हैं, जैसा कि केचुआ, जोंक आदि। रीढ़ की हड्डी वाले प्रायः सभी जीव कुछ प्रकार के कीड़े मकोड़े जैसे टिड्डा, तितली, मधुमक्खी, केचुआ, घोंगा, सीप, पुष्पीय पौधे, काई, फर्न आदि में प्रजनन की प्रक्रिया में नर और मादा की अहम भूमिका होती है। प्रजनन की इस प्रक्रिया को लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। अलैंगिक प्रजनन जैसा कि जीवाणु, ईस्ट, कई पौधे, आलू, घास, गुलाब आदि में होता है। नर और मादा की भूमिका नहीं होती है। आइए मनुष्य के शरीर के गठन संबंधी प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन से नर और मादा के शरीर गठन व जनन अंगों में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में समझने का प्रयास करें। 14.3.2 विभाजन की अवस्था और कोशिका का जीवन काल, लाइफ स्पैन ऑफ सेल एंड फेस ऑफ सेल डिवीजन। किसी भी कोशिका के जीवन काल में विभाजन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, मगर विभाजन होने वाली स्थिति उसके जीवन काल के एक बहुत छोटे हिस्से में पाई जाती है। चित्र 8 में एक मनुष्य कोशिका के जीवन काल में इसी बात को दर्शाया गया है। वृद्धि 1 एवं 2 के दौरान कोशिका में कई संसाधन इकट्ठे होते हैं और कोशिका की आकृति बढ़ती है। हर कोशिका में समसूत्री विभाजन होता रहे तो केवल कोशिकाओं का ढेर बनेगा, पर कोई अलग अंग नहीं। अलग अलग अंग बनने के लिए क्या कोशिकाओं का अलग अलग दर से विभाजन होना आवश्यक है? आपने 9वीं में पढ़ा था कि अलग अलग ऊतक में कोशिकाओं का विभाजन अलग अलग दर से होता है। 14.3.3 अलैंगिक प्रजनन और समसूत्री विभाजन का महत्व। जीव जगत के सभी बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में वृद्धि और परिवर्धन में समसूत्री विभाजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई जीवों में जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम आदि व बहुकोशिकीय जीव जैसे फीता कृमि, प्लनेरिया तथा कई पौधों आदि में समसूत्री विभाजन द्वारा प्रजनन होता है। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जनक जीव के समसूत्री विभाजन द्वारा संतति उत्पन्न होती है, अलैंगिक प्रजनन कहलाती है। इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में परिशिष्ट में बताया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी प्रकार के अलैंगिक प्रजनन उदाहरणार्थ मुकुलन, विखंडन, कलम लगाना आदि में नया जीव बनने का आधार समसूत्री विभाजन होता है। हमारे शरीर के गठन में अलग अलग समूह की कोशिकाओं का अलग अलग दर से समसूत्री विभाजन होता है। गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर गठन की कुछ अवस्थाओं को चित्र 9 में दर्शाया गया है।
दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि 5वें दिन तक कोशिकाओं के समूह और पहले दिन की एक कोशिका के व्यास में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय तक आयतन में कोई फर्क नजर नहीं आता, पर भार बदल जाता है। इस समूह की कोशिकाओं की बाह्य परत से बने मार्ग आवल प्लेसेंटा से मां के शरीर से संबंध स्थापित होता है और अंदर की कोशिकाओं से बच्चे का पूरा शरीर बनता है। आवल के जरिए बच्चे तक भोजन, पानी, गैसें इत्यादि मां से बच्चे तक पहुंचते हैं। क्या गर्भ में पल रहे बच्चे में इन कार्यों से संबंधित अंगों का विकास बाद में शुरू होता होगा? जरा सोचिए कि यदि 5वें दिन तक कोई अंग नहीं बना तो जैविक क्रियाएं कहाँ होती होगी? कोशिका सिद्धांत के आधार पर इसका उत्तर देने का प्रयास करें। 5वें दिन के बाद कोशिकाओं के आकार में अंतर नजर आने लगता है। एक क्षेत्र की कोशिकाएं अलग अलग क्षेत्र तक भी पहुंचती हैं। इससे शरीर के अलग अलग अंगों का बनना और अंगों के द्वारा जैविक क्रियाएं होना शुरू होता है। 6ठे हफ्ते तक के बच्चों में नर और मादा के रूप में अंतर करना भी संभव नहीं होता। नर और मादा जनन अंग का बनना 7वें हफ्ते से शुरू होता है। क्या आप जानते हैं, 4थे और 5वें हफ्ते के बच्चे में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, आंख और हृदय बनने लगता है और धड़कता हुआ हृदय भी दिखाई देता है। किसी स्वास्थ्य केंद्र में जहां सोनोग्राफी की जाती हो, आप इसे खुद भी देख सकते हो। सोनोग्राफी द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता है। गर्भ में बच्चा पानी से घिरा होता है। पानी में तैरते समय हम सांस रोककर रखते हैं, तो क्या गर्भ में भी बच्चा सांस रोककर रखता होगा? गर्भ में लगभग 9 महीने के समय तक किसी भी बच्चे का फेफड़ा काम नहीं करता, यानी बच्चे के रक्त का ऑक्सीकरण मां के रक्त के द्वारा होता है। मां का रक्त आवल से होकर बच्चे के परिसंचरण तंत्रों से होकर गुजरता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, उसके बाह्य अंग जैसे हाथ, पैर इत्यादि एवं आंतरिक अंग जैसे आहार नाल, वृक्क, मस्तिष्क आदि विकसित होते रहते हैं। शरीर के अंग एक विशिष्ट अनुपात में ही बढ़ते हैं। यदि अलग अलग अंग बन जाते हैं तो क्या किसी अंग की कोशिकाएं किसी और अंग से बिल्कुल अलग हो जाती है? याद कीजिए, आपने पिछली कक्षा में स्टेम कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था एवं ऊतकों के बारे में भी जाना था।
हमने अभी तक पढ़ा है कि हमारे शरीर की ज़्यादातर कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और संतति कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा जनन कोशिका जितनी होती है। ऐसे में अलग अलग क्षेत्र की कोशिकाओं का अलग दर से बढ़ना एवं संगठित होना कैसे संभव होता है? यही सवाल उन वैज्ञानिकों के मन में था जो आनुवंशिक पदार्थ और उसके कार्य के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि किसी निश्चित समय पर कोशिकीय समूह में आनुवंशिक पदार्थ का एक हिस्सा क्रियाशील रहता है तो किसी और समूह में किसी अन्य समय पर। इससे कोशिकाओं के अलग अलग संरचना वाले समूह बनते हैं। इन समूहों के बनने पर कोशिकाओं के पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अभी तक चर्चा किए गए उन सभी बिंदुओं को याद करते हुए और जैव विकास के अध्याय की अवधारणाओं के अनुसार क्या यह कहना ठीक होगा कि हमारे शरीर के विभिन्न ऊतक एक जैसे कोशिकाओं के समूह से बने हैं? क्या इनमें माता पिता के भी कुछ लक्षण हैं? यह जानने के लिए कि इन कोशिकाओं के समूह से माता पिता के शरीर की कोशिकाओं का क्या संबंध होगा, हमें वयस्क नर और मादा मनुष्य के शरीर के उन हिस्सों के बारे में जानना होगा जहां से जनन कोशिकाएं बनती है। 14.1.3 नर और मादा शरीर में वृद्धि और परिवर्धन। नर और मादा शरीर में वृद्धि और परिवर्धन से हमारे शरीर में कई बदलाव आते हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे में नर और मादा जनन अंग का निर्माण 6 से 7वें हफ्ते में होने लगता है, पर ये जन्म के बाद एक निश्चित उम्र में क्रियाशील होते हैं। बचपन से ही हमारा शरीर बदलता रहता है। जब हम 10 से 14 साल के होते हैं तब बदलाव की गति कुछ तेज हो जाती है। वजन और लंबाई के साथ साथ भूख भी बढ़ती है। शरीर के कुछ हिस्सों पर मांस बढ़ने लगता है, जैसे स्तनों पर, जांघों पर आदि। बगल और प्रजनन अंगों पर बाल आने लगते हैं। कई लड़के लड़कियों में चेहरे पर मुहासे निकलना शुरू हो जाते हैं। इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। शारीरिक बदलाव के साथ साथ स्वभाव में भी बदलाव आने लगता है। शरीर में होने वाले बदलाव से संबंधित सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश और कई बार संतुष्ट न होने से चिड़चिड़ापन नजर आता है। स्वभाव में बदलाव या शरीर के बाहरी बदलाव तो आसानी से दिख जाते हैं, पर अंदर होने वाले बदलाव दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बच्चा गर्भ में बढ़ता है, परंतु हम सबको यह पता नहीं होगा कि गर्भ में बच्चे के ठहरने की तैयारी के लिए क्या क्या बदलाव होते हैं। नर के जनन अंगों में क्या बदलाव होता है? इन बदलाव को समझने के लिए हमें शरीर के अंदर के जनन अंगों की संरचना को समझना होगा, बदलाव में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चित्र 4 में नर और मादा जनन अंगों को दर्शाया गया है। किशोरावस्था के दौरान लड़कों में आवाज और शरीर गठन में बदलाव आता है। चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ एवं शरीर के अन्य हिस्सों में जैसे छाती, बगल, जननांग आदि पर बाल उगने लगते हैं। जननांग क्रियाशील होने से शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण में शरीर के तापमान से कम तापमान होता है, जिससे शुक्राणु यहाँ लंबे समय तक संग्रहित रहते हैं। लड़कियों में किशोरावस्था के समय माहवारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया शुरू होती है। चित्र 5 में माहवारी के कुछ अवस्थाओं को दर्शाया गया है। लड़की के शरीर के मादा जनन अंग में किशोरावस्था आमतौर पर 10 से 14 वर्ष में होने वाले बदलाव माहवारी की प्रक्रिया से शुरू होते हैं। यह प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलती है। इससे लड़की के शरीर में गर्भाधान की तैयारी होती है। यदि इस अवस्था में अंडाणु व शुक्राणु संपर्क में आ जाते हैं तो नई संतति के बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस संपर्क के अभाव में माहवारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सिर्फ गर्भाधान की अवस्था को छोड़कर 12 से 50 वर्ष के उम्र के बीच लड़कियों व महिलाओं को हर माह माहवारी आती है। इसका मतलब यह है कि माहवारी के एक बार शुरू होने से लेकर हमेशा के लिए बंद होने तक एक महिला में बच्चे को जन्म देने की क्षमता होती है, मगर 18 से 22 साल की उम्र में ही अंगों का पूर्ण विकास और मानसिक रूप से बच्चे को जन्म देने की तैयारी हो पाती है। निषेचन से युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का मेल होता है, जिससे युग्मनज जायगोट बनता है। निषेचन की प्रक्रिया मादा के योनि मार्ग से शुरू होती है, जहां हजारों लाखों शुक्राणु नर के शिश्न द्वारा मादा के योनि मार्ग में उत्सर्जित किए जाते हैं। यहीं से पूंछ वाले शुक्राणु पूंछ की सहायता से तैरते हुए अंडवाहिनियों तक
पहुंचते हैं, परंतु केवल एक शुक्राणु ही अंडाणु से मिलने में सफल हो पाता है। 14.2 पौधों में नर व मादा जनन अंग और निषेचन। सभी जीवों में जहां नर और मादा जनन कोशिकाएं या युग्मक बनते हैं, उनमें जनन अंग पाए जाते हैं। क्या पौधों में भी ऐसा ही होता होगा? पौधों के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। हम जानते हैं कि पौधों के फूलों में नर व मादा जनन अंग पाए जाते हैं। चित्र 6 देखिए। पौधों के फूलों में नर और मादा जनन अंग कहाँ होते हैं, जानने के लिए चलिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 2। इसके लिए आपको फूल, धतूरा, रेलवे क्रीपर, स्लाइड, ब्रश, चिमटी, नीडल, पेट्री डिश, वॉच ग्लास, कवर स्लिप, सूक्ष्मदर्शी, डिसेक्टिंग, ग्लिसरीन की आवश्यकता होगी। चुने हुए फूल को हाथ में लेकर उसके विभिन्न अंगों का अवलोकन कीजिए। सबसे पहले चिमटी की सहायता से चित्र 6 अ व ब की मदद से नर तथा मादा जनन अंगों को अलग कीजिए। बच्चों, आपने घर के बगीचों में, विद्यालयों के बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूलों को देखा है। ये फूल कितने रंग बिरंगे, आकर्षक और सुंदर होते हैं ना? क्या आपने इन फूलों के भागों को देखा है? फूल पौधे का जनन भाग है और इन फूलों में जनन अंग पाए जाते हैं, जिनमें निषेचन की प्रक्रिया के बाद फल और बीज का निर्माण होता है। चलिए आज हम फूल के विभिन्न भागों को जानते हैं। बच्चों, फूलों के विभिन्न भागों को देखने के लिए सबसे पहले हमें फूल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मैंने गुड़हल का फूल लिया है, साथ ही धतूरे का फूल भी रखा है। डिसेक्शन के लिए आप कोई भी फूल को ले सकते हैं। साथ ही हमें एक स्लाइड, फॉरसेप, नीडल, ब्लेड, ब्रश, वॉच ग्लास, कवर स्लिप, पानी, ड्रॉपर, ग्लिसरीन, सेफ्रेनिन और एक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैं इस गुड़हल के फूल को लेती हूँ। आपने लाल रंग का गुड़हल का फूल देखा होगा। यहाँ पर ये हल्का बादामी रंग का गुड़हल का फूल मैंने लिया है। फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं: कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। सबसे पहले हम निडिल की सहायता से कैलिक्स वाले भाग को अलग करते हैं। ये हरे रंग का जो हमको दिखाई दे रहा है, ये है कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। ये देखिए, कैलिक्स को इस प्रकार से अलग कर देना है। इसके बाद फूल का जो रंगीन भाग होता है, जिसे हम करोला कहते हैं, आम भाषा में हम पंखुड़िया कहते हैं, इसको भी हम अलग कर देते हैं। अगर हम इसकी संख्या देखेंगे तो ये संख्या में 5 है। तो 5 पेटल्स को यहाँ पर हमने अलग कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, हमें ये पीले रंग वाला भाग दिखाई दे रहा है। तो फूल के 2 जनन अंग होते हैं। नर जनन अंग, जिसे हम पुमंग कहते हैं। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है। इस पुमंग के भागों को अगर हम देखेंगे तो इसके भी 3 भाग होते हैं। ये पीले रंग का जो दिखाई दे रहा है, ये है परागकोश, और परागकोश तंतु से जुड़ा हुआ है। परागकोश के अंदर में परागकण होते हैं और परागकण नर प्रजनन इकाई है। इस प्रकार से फूल का नर जनन अंग है पुमंग। इसके बाद हम मादा जनन अंग, जिसे हम गायनोशियम कहते हैं, इसके भाग को यहाँ पर निकालते हैं।
इस प्रकार से धीरे धीरे निडल की सहायता से इसका ऊपरी हिस्सा हम निकालेंगे, ताकि अंदर में जो वर्तिका वाला भाग है वो टूट न जाए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये है गायनोशियम या जायांग। स्त्री केसर के समूह को हम जायांग कहते हैं। इसके 3 भाग हैं। ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका जो सफेद रंग का तंतु समान दिखाई दे रहा है, ये है वर्तिका, और नीचे में जो फूला हुआ भाग हमको दिखाई दे रहा है ये है अंडाशय। इस प्रकार से ये मादा प्रजनन अंग है जिसके 3 भाग हैं। अब हम इस फूले हुए भाग को, जिसको हम अंडाशय कह रहे हैं, इसका हम ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेंगे और इसके अंदर में जो बीजांड उपस्थित है उसको हम इस डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसके लिए हमें ब्लेड की सहायता लगेगी। हम इसके ऊपरी हिस्से को काट देते हैं। हम कम से कम 3-4 सेक्शन लेंगे। 3 सेक्शन हमको लेना है ताकि अंडाशय में उपस्थित बीजांड को हम देख सकें। ये मैं यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन ले रही हूँ, आड़ी काट। इस प्रकार से 2-3 आड़ी काट यहाँ पर ले ली है। इसी प्रकार से हम खड़ी काट भी लेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। वो भी हमें पतला लेना है। इसके भी 2-3 सेक्शन ले लेंगे। अब इस आड़ी और खड़ी काट को हम सेफ्रेनिन से अभिरंजित करेंगे। थोड़ा सा ड्रॉपर की सहायता से ग्लिसरीन डालेंगे और इसे कवर स्लिप से हम ढक देंगे। इसको धीरे से ढकना है ताकि एयर बबल ना आए। इस प्रकार से हमने
आड़ी काट को कवर स्लिप से ढक दिया है। अब इसे हम इस डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में देखेंगे। इसके अंदर में हमें बीजांड दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, अभी हमने अंडाशय की आड़ी और खड़ी काट ली, जो इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं। इसमें हमें बीजांड दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, इन फूलों में परागण की क्रिया होती है। परागण किसे कहते हैं? जब नर जननांग के परागकोश के परागकण मादा जननांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब ये क्रिया परागण कहलाती है। अगर परागण एक ही पौधे के फूलों के नर और मादा जननांग के बीच में या उसी फूल के नर और मादा जननांग के बीच में होता हो, तब हम उसे स्वपरागण कहते हैं। और अगर एक ही जाति के अलग अलग फूलों के नर और मादा जनन अंग के बीच में ये परागण की क्रिया होती है, तब हम उसे परपरागण कहते हैं। इसके पश्चात निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के बाद बीज का निर्माण होता है। किसी भी फूल के पुंकेसर के समूह को नर जनन अंग या पुमंग कहा जाता है। इसमें परागकोश, एंथरलोब और तंतु, फिलामेंट, योजी, कनेक्टिव द्वारा जुड़ा हुआ दिखता है। परागकोश के अंदर परागकण, पोलिन ग्रेन होते हैं, जो नर प्रजनन इकाई है। इनमें नर जनन कोशिका या युग्मक होते हैं। फूल में स्त्री केसर के समूह को मादा जनन अंग या जायांग, गायनोशियम कहा जाता है। यह फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय, ओवरी, वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा दिखता है और वर्तिकाग्र स्त्री केसर का शीर्ष भाग है। वर्तिका अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला भाग है। अंडाशय स्त्री केसर के नीचे का फूला हुआ भाग है, जिसके आड़ी व खड़ी काट को सेफ्रेनिन में रंजित करके साफ पानी से धोए व स्लाइड में रखकर सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करें। अपने अवलोकनों को अपनी कॉपी में दर्ज करें। परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण का पहुंचना परागण, पॉलिनेशन की क्रिया कहलाती है। परागण यदि एक ही पौधे के फूलों के नर और मादा अंगों के बीच या एक ही फूल के नर और मादा अंग के बीच हो तो स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। एक ही जाति के अलग अलग पौधों के फूलों के नर और मादा अंगों के बीच परागण की क्रिया को परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। परागण के पश्चात यदि वर्तिकाग्र या वर्तिका में परागकण का अंकुरण होता है तो परागनली, पोलन ट्यूब के जरिए परागकण का नर जनन कोशिका अंडाणु तक पहुंचता है और निषेचन, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात बीज, सीड बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। चित्र की मदद से इसके आगे की प्रक्रियाओं का अवलोकन कीजिए। चित्र 6 में निषेचन से लेकर अंकुरण तक की अलग अलग अवस्थाएं दर्शाई गई है। बीज से अंकुर बनने की प्रक्रिया का अध्ययन आप पहले भी कर चुके हैं। किसी बीज के अंकुरण, जर्मिनेशन के लिए कौन सी परिस्थितियां जरूरी हैं? आम, संतरा, महुआ, जामुन इत्यादि फलों को खाकर इनके बीज और गुठलियों को फेंक देने से अक्सर बारिश के 1 या 2 बौछारों के बाद इन बीजों में अंकुर फूट आता है। धीरे धीरे अंकुर एक छोटा सा पौधा बन जाता है और बड़ा होने पर फूल और फल से लदा पेड़ बन जाता है। इस प्रक्रिया में अंकुर की लंबाई, मोटाई और भार में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। पौधों में अंकुरण के बाद होने वाले कुछ बदलावों का क्रियाकलाप 3 द्वारा अवलोकन करते हैं। क्रियाकलाप 3, मूंग या सरसों के कुछ बीजों को एक गमले में बोए। इस दिन को पहले दिन के रूप में नोट कर ले। रोज थोड़ा पानी छिड़कते रहिए जिससे उगने वाले पौधे सूख न जाए। हर 2 दिन में होने वाले परिवर्तनों का लेखा जोखा तैयार कीजिए। हर दिन पौधे की लंबाई जरूर ज्ञात कीजिए। कुल 30 दिनों में पौधे की लंबाई कितनी बढ़ी? आपके आंकड़ों को ग्राफ कागज पर x एवं y अक्षों पर दर्शाइए। क्या वृद्धि एक समान दर से हो रही है?
पौधे में कब 2 पत्तियां दिखी? अगली 2 पत्तियां कब बनी? क्या पत्तियों की संरचना में भी कोई अंतर आया? प्रजनन में वृद्धि और परिवर्धन बुनियादी प्रक्रियाएं हैं। चाहे प्रजनन जनक जीव के शरीर के टुकड़ों से, विखंडन से या किसी विशेष अंग की कोशिकाओं से हो, हर प्रक्रिया में संसाधन, रिसोर्सेस और ऊर्जा, एनर्जी की जरूरत होती है। वृद्धि की प्रक्रिया में इनका संचय होता है। आखिर वृद्धि कैसे होती है तथा एक प्रकार की कोशिकाएं दूसरे प्रकार में कैसे बदलती है? क्या शरीर की कोशिकाएं लंबाई और चौड़ाई में बढ़ जाती हैं? क्या कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं? या दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती होगी? 14.3 कोशिका विभाजन एवं वृद्धि और परिवर्धन, सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे शरीर में कई प्रक्रियाएं जैसे वृद्धि, ग्रोथ, मरम्मत, रिपेयर, प्रतिरक्षा, डिफेंस आदि हेतु कोशिका विभाजन निरंतर चल रहा होता है। ऐसी स्थिति में कोशिकीय स्तर पर तो प्रजनन हो रहा होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जीव स्तर भी प्रजनन हो रहा हो। उदाहरण के लिए हमारी त्वचा की कोशिकाओं में विभाजन से उनमें प्रजनन हो रहा हो तो जरूरी नहीं कि जनन कोशिकाओं के निषेचन की प्रक्रिया से युग्मनज भी बन रहा होगा। हमारे शरीर की कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया एक तरह से चलती रहती है तो प्रजनन अंगों में एक अन्य तरीके से। प्रजनन अंगों में होने वाली कोशिका विभाजन से जनन कोशिकाएं बनती हैं। जीव जगत में जितने भी नर और मादा प्राणी हैं, उन सब में जनन कोशिकाएं बनती हैं। चलिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करके विभाजन की इन दोनों प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करें। 14.3.1 कोशिका विभाजन। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती हैं। आइए एक कोशिका से नई कोशिकाएं बनने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। कभी आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि हम छोटे से बड़े कैसे हो जाते हैं, या एक छोटे बीज से बड़ा पौधा कैसे बन जाता होगा? आखिर शरीर में क्या प्रक्रियाएं चल रही होगी जिसकी वजह से यह परिवर्तन संभव हो पाता है? पिछले 300 सालों से कोशिकीय संदर्भ में इस दिशा में अध्ययन चल रहा है। उन दिनों के चिकित्सकों के लिए भी शरीर के कुछ ऊतकों में अनियंत्रित कोशिकीय विभाजन, हम जिसे कैंसर के नाम से जानते हैं, एक चुनौती बना हुआ था। इस विषय का अध्ययन करते हुए ही उन्हीं दिनों के एक चिकित्सक ने पाया कि कोशिका विभाजन की सूचना केंद्रक से आती है। कक्षा 9वीं में आपने केंद्रक की भूमिका का अध्ययन किया है। केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिकीय द्रव्य और झिल्ली भी विभाजित होती है। चित्र 7 अ व ब 1850 के दशक में बनाया गया कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र है। इसमें अ, ब, स, द, य कोशिका विभाजन के अलग अलग चरणों को दर्शा रहा है। इसी दौरान वॉल्टर फ्लेमिंग नामक एक वैज्ञानिक ने विभाजित होती कोशिका के केंद्रक में धागेनुमा संरचनाओं का अवलोकन कर विभाजन की प्रक्रिया को माइटोसिस, ग्रीक भाषा में माइटोसिस का मतलब है धागा, नाम दिया। हमारे तथा अधिकांश जीवों के कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नामक आनुवंशिक पदार्थ होता है। धागे के जैसे डीएनए के टुकड़े प्रोटीनों पर लिपटे हुए होते हैं। इस प्रकार बनी पूरी संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है। चित्र 7 में धागेनुमा संरचनाएं गुणसूत्रों को दर्शा रही है। माइटोसिस की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाली संतान कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिकाओं के बराबर होती है। इसलिए इस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा गया है। उदाहरण के लिए हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र है। समसूत्री विभाजन के बाद बनी कोशिकाओं में भी इतने ही गुणसूत्र होते हैं। हमारे शरीर की ज्यादातर कोशिकाओं में इसी प्रकार से विभाजन की प्रक्रिया होती रहती है। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर की कोशिकाएं भी इसी प्रकार से विभाजित होती है। क्या आप जानते हैं, सन 1940-50 के दशक में कई वैज्ञानिक डीएनए की संरचना संबंधी खोज में जुटे हुए थे। इनमें से मॉरिस विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन डीएनए के चित्र लेने के लिए विशेष तकनीक का उपयोग कर रहे थे। फ्रैंकलिन द्वारा लिए गए चित्र को देखकर सन 1953 में कैम्ब्रिज के वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक तथा जेम्स वॉटसन ने डीएनए की बनावट का संपूर्ण विवरण जानने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पाया
कि डीएनए एक प्रकार की शर्करा, फॉस्फेट और न्यूक्लियर अम्लों के अणुओं से बना एक जटिल पदार्थ है। वॉटसन और क्रिक एवं मॉरिस विल्किंस को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। उस समय तक रोजेलिंड फ्रैंकलिन की मृत्यु हो चुकी थी। डीएनए नामक रासायनिक पदार्थ द्वारा अधिकांश जीवों के शारीरिक लक्षण नियंत्रित होते हैं। त्वचा का रंग, आंखों का रंग इत्यादि विभिन्न लक्षण इसके उदाहरण हैं। डीएनए की रासायनिक संरचना में फेरबदल होने से उसमें परिवर्तन आता है। संतानों तक परिवर्तित डीएनए के पहुंचने से लक्षणों में विभिन्नताएं आती हैं। आज हम डीएनए में फेरबदल से लेकर उनके टुकड़ों का संश्लेषण कर कई तरह से प्रयोग करने में सक्षम हो गए हैं। इसके लिए हमारे देश से संबंधित कई वैज्ञानिक जैसे हरगोबिंद खुराना, लालजी सिंह, यमुना कृष्णन की महत्वपूर्ण भूमिका है। हरगोबिंद खुराना ने डीएनए के उन हिस्सों की खोज की जिनसे अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। इस खोज के लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 14.3.4 कोशिका विभाजन, लैंगिक प्रजनन व युग्मकों का निर्माण, सेल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मनुष्यों के किशोरावस्था के समय से नर व मादा के जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होने लगता है। युग्मकों का निर्माण हमें ऐसे सभी जीवों में नजर आता है जहां नर व मादा की भूमिका नजर आती है। युग्मकों का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है, मगर यह समसूत्री विभाजन न होकर एक अन्य प्रकार का विभाजन होता है जिसे मियोसिस ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कम होना या अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। जनन कोशिकाएं बनने में समसूत्री विभाजन होने से हर पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थ कितनी मात्रा में बढ़ जाएगा। जनन कोशिकाओं में मातृ कोशिकाओं की तुलना में कितना आनुवंशिक पदार्थ होना चाहिए कि आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा पीढ़ी दर पीढ़ी समान बनी रहे। जनन कोशिकाओं के बनने में आनुवंशिक पदार्थ में समसूत्री विभाजन की तुलना में
कई गुना अधिक फेरबदल होता है। गुणसूत्रों में आनुवंशिक पदार्थ की अदला बदली होती है। इसके साथ साथ जनकों में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। उदाहरण के लिए मनुष्य की कोशिकाओं में जहां 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र है, जनन कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र ही होते हैं, अर्थात प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में होता है। क्या आप जानते हैं मनुष्य के गुणसूत्रों का चित्र इस प्रकार दिखता है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में कुल मिलाकर इतने गुणसूत्र के जोड़े पाए जाते हैं। चित्र में XX और XY लिंग निर्धारित करने वाला गुणसूत्र का जोड़ा है। 14.3.5 लैंगिक बनाम अलैंगिक, सेक्सुअल वर्सेस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि हम लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन की तुलना करें तो हम पाते हैं कि लैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक पदार्थ में अलैंगिक प्रजनन की अपेक्षा अधिक फेरबदल के कारण संतति जीवों में अधिक विविधता पाई जाती है। इससे लैंगिक प्रजनन से बनी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है। जीवों के विकास में विविधता की क्या भूमिका होती है? लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों को विविधता से क्या फायदे होते होंगे? लैंगिक प्रजनन द्वारा जीवों में अधिक विविधता आती है तो क्या अलैंगिक प्रजनन द्वारा विविधता नहीं आती? चलिए यह जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 4। यह प्रयोग बारिश के मौसम के ठीक बाद किया जाए तो अच्छा होगा। आलू के ऐसे टुकड़े कर लीजिए जिनमें कम से कम एक आंख हो। हर एक आंख वाले हिस्से को मिट्टी में थोड़ी दूरी में बो दीजिए। ध्यान रहे हर दो टुकड़ों के बीच एक बित्ते के बराबर जगह हो। साथ ही यह टुकड़े मिट्टी के ज्यादा अंदर धसे हुए न हो। एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देते रहिए। कितने दिन बाद पौधे नजर आए? एक आलू से कितने पौधे बन गए? क्या सभी टुकड़ों से पौधे बने? क्या सभी पौधे एक जैसे थे? आलू के पौधों में विविधता कैसे उत्पन्न हुई होगी? क्या इस प्रकार का प्रजनन लैंगिक है या अलैंगिक? हमने इस प्रयोग में देखा है कि अलैंगिक प्रजनन द्वारा भी विविधताएं होती है। विविधताओं की वजह से सामान्यतः किसी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। 14.4 एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और प्रजनन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जीवों में वृद्धि उनके जीवित होने का सूचक होने के साथ साथ प्रजनन का जरिया भी है। एक कोशिकीय जीव में दोनों प्रक्रियाएं लगभग समान हैं। किसी भी पोषक माध्यम में ऐसे जीवों की उपस्थिति एवं वृद्धि उनके जीवित होने और प्रजनन करने की क्षमता को दर्शाती है। चलिए एक क्रियाकलाप से इसका अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 5। दो लगभग समान आयतन की कटोरियां लें। एक को हल्का गर्म दूध से भरे अ कटोरी और दूसरे को खौलते हुए दूध से ब कटोरी। जरा सावधानी से बड़ों की मदद से प्रयोग को करें। अब दोनों में एक एक चम्मच दही डालें और अच्छे से मिला दें। दोनों कटोरियों को ढक कर रख दें। 5-6 घंटे बाद दोनों कटोरियों को खोल कर देखें क्या दोनों में कोई अंतर है। इसका क्या कारण होगा? इस प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से दही के जीवाणुओं को देखने से चित्र 11 अ के समान दिखाई देता है। अकटोरी में अनुकूल परिस्थिति अर्थात उचित ताप से अधिकतर जीवाणु जीवित रहते हैं। ये दूध से पोषण लेते हैं एवं उनमें वृद्धि होती है जिससे उनमें पर्याप्त संसाधन जमा हो जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा दुगुनी हो जाती है। वृद्धि होते होते कोशिका विखंडित हो जाती है।
इस विवरण से आपको कोशिका विभाजन के बारे में क्या पता चलता है? वृद्धि और प्रजनन में क्या संबंध है? बच्चों, आप सबने तो दही खाया होगा। खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, हमारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होता है। क्या आप जानते हैं, दही में जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो जीवाणु की वृद्धि क्या हर परिस्थिति में एक जैसी होती है? आइए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और जानते हैं कि किस परिस्थिति में जीवाणु की वृद्धि अधिक होती है और किस परिस्थिति में जीवाणु की वृद्धि कम होती है। इसके लिए हम 2 कटोरियों में दूध लेते हैं। एक में मैंने हल्का गर्म दूध लिया है और दूसरी कटोरी में मैंने ज़्यादा गर्म दूध लिया है। अब इन दोनों कटोरियों में एक एक चम्मच दही मिला देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसे मिलाने के बाद इसको हम ढक कर रखेंगे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए। और 5 से 6 घंटा होने के बाद हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि किस माध्यम में, मतलब हल्के गर्म माध्यम में या फिर ज़्यादा गर्म माध्यम में जीवाणु की वृद्धि अधिक हुई है। चलिए बच्चों, 5 घंटा हो चुका है। अब हम दोनों कटोरियों के ढक्कन खोल के देखते हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें जो दूध था वो अब दही में परिवर्तित हो चुका है। जैसे कि हमने शुरुआत में इस पहली कटोरी में हल्का गर्म दूध लिया था और जो दूसरी कटोरी थी इसमें हमने ज़्यादा गर्म दूध लिया था और दोनों में हमने एक एक चम्मच दही मिलाया था, जो अब पूरी तरीके से दही में बदल गया है। अब दही में उपस्थित जीवाणु को हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना है। इसके लिए हमें स्लाइड बनानी होगी। तो पहली कटोरी का दही थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर लेकर इससे हम एक स्लाइड तैयार करते हैं। उसी प्रकार से दूसरी कटोरी में जो दही है उसकी थोड़ी सी मात्रा इस ड्रॉपर की सहायता से लेकर इससे भी हम एक स्लाइड तैयार करते हैं। अब इन दोनों को हम कवर स्लिप से ढक देंगे। अब हम एक एक करके दोनों स्लाइड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं कि जीवाणु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी स्लाइड को भी देखते हैं। इसमें भी जीवाणु दिख रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक दिखाई नहीं दे रही है जितनी कि पहली स्लाइड में दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार से बच्चों, जब इन दोनों स्लाइड को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि पहली जो हमने स्लाइड बनाई थी जिसमें हमने हल्के गर्म दूध से दही बनाया था, उनमें जीवाणु अधिक जीवित रह सके। क्यों? क्योंकि उनके जीवित रहने के लिए जो दूध का तापमान था वो अनुकूल था, जिसके कारण वो अधिक जीवित रह सके। दूध से उन्होंने पोषण लिया और फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी।
पर जब हमने दूसरी कटोरी में जो दही था उससे जब हमने स्लाइड बनाई तो वहाँ पर जीवाणु अधिक जीवित नहीं रह पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके जीवित रहने के लिए तापमान उचित नहीं था, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा गर्म दूध लिया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को जीवित रहने के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है, जिसमें वो धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। 14.5 प्रजनन स्वास्थ्य। शरीर के तमाम अंगों जैसा ही प्रजनन अंगों का स्वस्थ होना जरूरी है। सफाई के साथ साथ उनकी क्रियाओं के संबंध में सतर्क होना आवश्यक है। लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। अतः किसी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क यौन क्रिया तथा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। हमारे देश में विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हमें सोचना चाहिए। हम कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं कि रोगों का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अनेक प्रकार से हो सकता है। यौन क्रिया में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, अतः इससे रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इससे जीवाणु जनित रोग जैसे गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम शामिल है। सुरक्षित यौन क्रिया से इन्हें रोकना संभव है। यौन लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग बढ़ जाती है। वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः सुरक्षित यौन क्रिया के लिए कई तरीके खोजे गए हैं जिससे गर्भरोधन संभव है। एक गर्भरोधी तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिससे शुक्राणु अंडकोशिका तक न पहुंच सके। शिश्न को ढकने वाला कंडोम अथवा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियों जैसे कॉपर टी, लूप आदि का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिससे अंडाणु का विमोचन ही नहीं होता, अतः निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं। दोनों ही अवस्था में निषेचन नहीं हो पाएगा। ऑपरेशन द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि ऑपरेशन भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक किए गए ऑपरेशन से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऑपरेशन द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। ऐसा गैरकानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है। फिर भी हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए उचित एवं जिम्मेदारी पूर्ण यौन व्यवहार के साथ साथ यह भी समझना आवश्यक है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। जीवों के जन्म दर एवं मृत्यु दर का अंतर जनसंख्या के आकार को निश्चित करता है। मानव जनसंख्या का विशाल आकार विश्व स्तर पर सभी के लिए चिंतन का विषय है, क्योंकि इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाने के लक्ष्य को पाना अत्यंत कठिन हो गया है। अतः सभी के द्वारा उत्तरदायित्व पूर्ण सामाजिक व्यवहार करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जनन स्वास्थ्य के प्रति सजग हो, अंधविश्वासों, मिथकों एवं गलत धारणाओं से बचने के लिए विशेषज्ञों की सलाह एवं सहायता ले। आप अपने आसपास रहने वाले लोगों का अवलोकन करें। उनमें से निम्न जीवन स्तर वाले लोगों के जीवन स्तर के निम्न होने के कारणों की समीक्षा करें। मुख्य शब्द कीवर्ड्स: वृद्धि, परिवर्धन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, किशोरावस्था, गर्भावस्था, भ्रूण, युग्मनज, युग्मक, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। हमने सीखा, सजीवों में वृद्धि हमेशा एक निश्चित दर से होती है। समय के साथ साथ भार का बढ़ना वृद्धि है। जीवों के शरीर में अलग अलग भागों के निश्चित अनुपात में वृद्धि से परिवर्धन होता है।
परिवर्धन में एक कोशिका के आकार और आकृति में परिवर्तन के साथ साथ पूरे बहुकोशिकीय संरचना के आकार और आकृति में परिवर्तन होता है। सभी जैविक प्रक्रियाओं के समान ही प्रजनन भी एक आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इससे किसी भी प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। अलैंगिक प्रजनन में लैंगिक प्रजनन के समान नर और मादा की जरूरत नहीं होती। एकल जीव से ही अगली पीढ़ी का जन्म होता है। अलैंगिक प्रजनन से मातृ कोशिकाओं जितना आनुवंशिक पदार्थ पूरा सेट जनन कोशिकाओं में होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन से जनन कोशिकाओं में मातृ कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ की एक ही प्रतिलिपि आधा सेट होती है। ऐसी जनन कोशिकाओं को युग्मक कहा जाता है। पौधों में परागण के पश्चात निषेचन होती है, जो जंतुओं में यौन क्रिया के पश्चात। हमारा स्वास्थ्य तभी बना रहेगा जब हम हमारे संपूर्ण शरीर के संबंध में सचेत हो और साफ सफाई का ध्यान रखें। लैंगिक स्वास्थ्य हमारे समग्र शरीर के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। परिवार नियोजन के उपाय अपनाना खुद के, परिवार के और समाज के लिए जरूरी है। परिशिष्ट अलैंगिक प्रजनन कई प्रकार से होता है, जिनके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, विखंडन, फिजन। जीव 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है। इस विधि का अध्ययन आपने क्रियाकलाप 5 में जीवाणु में किया। इनके अलावा यह अमीबा, पैरामीशियम, मलेरिया परजीवी आदि में भी देखा गया है। दूसरा, मुकुलन, बडिंग। किसी जीव के शरीर की बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है। हाइड्रा, ईस्ट आदि में देखा जा सकता है। तीसरा, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। इस विधि में जीव में कुछ विशेष आवरण युक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु से नए जीव का निर्माण होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए अक्सर बीजाणु बनते हैं। ऐसा जीवाणु कवक, म्यूकर, राइजोपस आदि में देखा जा सकता है। चौथा, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि जीवों का शरीर कई कारणों से टुकड़ों में टूट जाता है और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक सहित इन टुकड़ों से विकसित होकर नया जीव बन सकता है। पांचवा, वर्धी प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। जनन कोशिकाओं के अलावा अन्य किसी अंग से जीव का बनना वर्धी प्रजनन कहलाता है। क्रियाकलाप 4 में हमने आलू के टुकड़ों के द्वारा पौधों का बनना देखा। इसके अन्य उदाहरण हम और भी देखते हैं, जैसे शाखा, कलम के द्वारा गुलाब और अंगूर में, जड़ों के द्वारा परवल और कुंदरू में, पत्ती से बिगोनिया, ब्रायोफाइलम में, रसभरी व नींबू में पर्णकलिका के द्वारा नए पौधे बनते हैं। परिशिष्ट मेंडल का एक और नियम, अनदर लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल ने एक से अधिक लक्षणों के आनुवंशिकी का अध्ययन करने के लिए 2 लक्षणों का अध्ययन साथ साथ किया। उदाहरण के लिए उन्होंने लगभग 600 बीजों में गोल और पीले कैपिटल RR, कैपिटल YY दाने वाले बीज और झुर्रीदार हरे स्मॉल rr, स्मॉल yy दाने वाले बीज के पौधों पर परागण करवाया। जनक पौधे के दोनों गुण यानी गोल पीले या झुर्रीदार हरे शुद्ध थे। इस तरह बने बीजों से जो पौधे बने उस सब में दाने गोल पीले थे। यह तो हम जानते ही हैं कि अगर दानों में गोल और पीले रंग के कारक प्रभावी हैं तो पहली पीढ़ी में सारे पौधों में दाने गोल पीले होंगे। कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। मेंडल को इसकी दूसरी पीढ़ी में निम्न परिणाम मिले। 315 में गोल पीले दाने, 101 में झुर्रीदार पीले दाने, 108 में गोल हरे दाने, 32 में झुर्रीदार हरे दाने। इनका लगभग अनुपात निकाले तो 9:3:3:1 निकला। मेंडल के सामने सवाल था कि यह अनुपात कैसे आया। यह तभी संभव था यदि इनके परागकण और बीजांड इस प्रकार बनेंगे, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, कैपिटल Y,
स्मॉल r स्मॉल y। द्विसंकर क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अलग अलग गुण एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में अगली पीढ़ी तक युग्मकों द्वारा पहुंचते हैं। इसी को स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम कहा गया।